पगम सेठ जाएगा अरे पगम सेठ जो जीवन का चलो जिंदाबाद जिंदाबाद टप्पा टप्पा भाजपा टप्पा टप्पा भाजपा टप्पा टप्पा भाजपा भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद राष्ट्रवादी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। आपके मंत्रालय के कर्मचारी सबको हटाओ सबसे बढ़िया एक दिन आता हूँ मैं। इन्होंने ये जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने उससे पहले कृषि का टोटल बजट कितना था? टोटल बजट जो कृषि का था वो सिर्फ 22,000 और 23,000 करोड़ के बीच में होता था, यानी कि सिर्फ 22-23,000 करोड़ रुपए पूरे देश का, जिनकी आबादी 70%, लेकिन उनका बजट सिर्फ 23,000 करोड़ रुपए। और 23,000 करोड़ में से भी आधे अधिकारियों की तनख्वाह में चले जाते थे। कुछ पैसा जो बचता वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता, थोड़ा सा पैसा बचता वो किसानों के लिए झुंझुने के रूप में दिखा दिया करते थे कि हमने इतना बजट किसानों के लिए लाए। लेकिन मैं आज बताते हुए मुझे खुशी है कि जहां उनके टाइम में 2013 के अंदर बजट था वो 23,000 करोड़ रुपए था या 23 तक था, आज कृषि का बजट है वो 1,32,000 करोड़ रुपए, यानी कि 6 गुना बढ़ा दिया गया। और 6 गुना बढ़ाकर उससे में भी आधे से अधिक 60 से 65,000 करोड़ सीधा नरेंद्र मोदी जी एक बटन दबाते हैं और किसान के खाते में किसान सम्मान निधि के तौर पर हर 4 महीने में 2,000 रुपए पहुंचते हैं। किसान सम्मान निधि का पैसा वही रकम 65,000 करोड़ रुपए हो जाती है, जबकि उनका तो टोटल बजट ही 23,000 करोड़ था। नरेंद्र मोदी जी तो एक बटन में 75, आज जिस तरह से 65,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में दे देते हैं, ये है किसानों के कल्याण की योजना। आज 10,000 एफपीओ बनाए जा रहे हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। तो इस तरह से मिलेट्स ईयर के रूप में भी आने वाले समय में इसको बनाने का निर्णय लिया कि 23 में पूरे विश्व में बाजरा हमारा सबसे सभी तक पहुंचे। बाजरा, ज्वार, रागी जैसे मोटे अनाज हर 5 स्टार होटल में पहुंचे, हर 7 स्टार होटल के अंदर भी जाए, हर व्यक्ति की थाली में बाजरा जाए, ताकि मेरे छोटे किसानों को सबसे ज्यादा फायदा मिले। तो मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया जा रहा है। लेकिन जब मैं राजस्थान की ओर देखता हूँ, सबसे ज्यादा बाजरा पैदा यहाँ होता है।
सबसे ज्यादा इस हिंदुस्तान में बाजरा जो यहाँ पर मिलेट्स उत्पादन होता है, लेकिन मिलेट्स का बाजरा जब बाजार में खरीद बेचने के लिए किसान जाता है बाजरा, तो उसको रेट उतना नहीं मिलता जितना उनको मिलना चाहिए। उनको रेट मिलता है सिर्फ 1500-1600 रुपए के अंदर बेच के आना पड़ता है। लेकिन मैंने भारत सरकार की ओर से और कृषि मंत्रालय के द्वारा इनको कहा कि आप किसानों की MSP के ऊपर बाजरे की खरीद करें, ताकि 2350 रुपए के अंदर भारत सरकार उनकी खरीदेगी। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि भारत सरकार का एक नियम है कि आपको अगर MSP पर कोई भी फसल का तय करना है कि खरीदनी है, तो उसके लिए राज्य सरकार को तय करना होता है कि कौन सी फसल वो खरीदवाना चाहती है। तो उसके लिए एक नियम है, उस नियम के तहत राज्य सरकार को लिखकर भारत सरकार को देना होता है। लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूं, पिछले 3 साल से मैं इस सरकार को कह रहा हूं कि आप मेरे यहाँ के किसानों की फसल है, वो बाजरा सबसे प्रमुख फसल है राजस्थान की, उसको MSP पर खरीदने के लिए भारत सरकार तैयार है। आप एक पत्र लिख दो, मैंने व्यक्तिगत अशोक गहलोत जी को भी कहा, लेकिन आज दिन तक वो पत्र मेरे पास में वहां पर नहीं आया, जिसकी वजह से हम बाजरा खरीद नहीं पा रहे। और मैं आज यहाँ मन से कहकर जाना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पर रामस्वरूप जी से भी कहना चाहता हूँ, और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, कि इनकी ईंट से ईंट बजाने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। बाजरा है, उसके लिए अगर भारत सरकार को ये पत्र लिख देंगे, तो मैं यहाँ पर घोषणा करके जाता हूँ कि मेरे यहाँ के किसानों की, राजस्थान के किसानों की बाजरा भारत सरकार 2350 में MSP पर खरीदने के लिए तैयार है। लेकिन सरकार को चिट्ठी इनको लिखनी पड़ेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये किसान हित की तो बात वो करते हैं, लेकिन वास्तविकता में किसानों के नाम पर सिर्फ इन्होंने पॉलिटिक्स करने का काम किया। एक व्यक्ति वो है जो नरेंद्र मोदी जी, जो उनको अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, गरीबों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो किस लिए चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने बचपन में संकट देखा, उन्होंने बचपन में गरीबी देखी है, उनको पता है कि गरीबी क्या होती है। अरे जो चाय बेचता है ना, चाय बेच के प्रधानमंत्री बनता है ना, उनको पता होता है कि गरीबी क्या होती है। जिसकी माँ बाहर काम करके अपने बेटे को पालती है, उसको पता होता है कि गरीबी क्या होती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बचपन में वो कष्ट देखे थे। उन्होंने कोई सोने की थाली या चम्मच के अंदर, सोने की चांदी के चम्मच से बैठकर भोजन नहीं किया उन्होंने। उनको पता है कि गरीबी क्या होती है। इस देश को 60 साल तक जिन्होंने चलाया, उनको गरीब का नाम भी पता नहीं, गरीबी होती क्या है, गांव के अंदर रहने वाले व्यक्ति के संकट क्या है। इसीलिए मेरी बहन को सोच जाने के लिए 60 साल तक घर के अंदर नहीं जा सकी, वो शौचालय नहीं बना पाई, वो प्रधानमंत्री आवास नहीं बना पाई, गैस का कनेक्शन नहीं ले पाई। इस तरह से 60 साल तक उसको इस देश के अंदर संकट से गूंजना पड़ा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये मेरा देश, मेरा परिवार है। और परिवार के नाते कोरोना के संकट के अंदर भी आपने देखा होगा कि एक तरफ जहां हर विषय पर अशोक जी गहलोत यहाँ पर मोदी जी के ऊपर लगाते थे कि ये ऑक्सीजन की व्यवस्था करो या ये चीज की कमी है, मैं कहना चाहता हूँ इसकी जिम्मेवारी कौन लेता है? इसके जिम्मेवार ये लोग ही थे। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की पूरी व्यवस्था कर दी थी, उन्होंने सारा जिस तरह से पूरे के जिस तरह से वैक्सीनेशन करने का काम किया, निःशुल्क वैक्सीनेशन हुए उस समय। फिर दूसरी बार जब संकट आया तो मोदी जी ने पहले सभी मुख्यमंत्रियों को कह दिया था कि ऐसी दूसरी वेव आएगी, इसलिए गैस ऑक्सीजन सिलेंडर के सारे प्लांट अपने हॉस्पिटलों में लगा दो, जितना पैसा चाहिएगा भारत सरकार देगी। इन्होंने मोदी जी ने एडवांस पैसा दे दिया राज्य सरकार को, लेकिन इन्होंने प्लांट नहीं लगाए, और जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों की जानें गई। और उन्होंने इंसानों की जाने ही नहीं, उन्होंने गौ माता को भी नहीं बख्शा। जो हमारी गौ माता है, 33 करोड़ देवी देवताओं का हम जिसके अंदर वास मानते हैं, उस गौ माता को लंपी बीमारी से मारने का कुकृत्य इन लोगों ने किया। मैं कहना चाहता हूं, लंपी की जब बीमारी गुजरात से निकलकर राजस्थान के अंदर सिर्फ 20 या 25 गायें आई थी, और उस 20-25 गायों के अंदर लंपी की बीमारी हुई थी। उसी दिन मैंने पशुपालन मंत्री आदरणीय रूपाला जी, जो भारत सरकार में, उनको मैंने कहा कि राजस्थान में ऐसी बीमारी प्रारंभ हो गई है। उन्होंने कहा गुजरात के अंदर आई थी, हमने उसको समाप्त कर दिया समय रहते। अगर इसको राजस्थान ने समाप्त नहीं किया तो लाखों गाय मर जाएगी। और मैं बताना चाहता हूं कि रूपाला जी ने दूसरे दिन ही कहा कि मैं अभी दूसरे दिन ही जाऊंगा राजस्थान, बिना राजस्थान की सरकार के कोई कहे, निवेदन किए।
भारत सरकार के मंत्री जयपुर आते हैं, मंत्री की मीटिंग लेते हैं, यहाँ के मंत्री की, यहाँ की सरकार के, और उसके साथ ही अधिकारियों से मीटिंग लेकर कहते हैं कि इस बीमारी को समाप्त करना है तो टीकाकरण करना होगा, इसके लिए जितना पैसा चाहिएगा भारत सरकार देगी। और उसी मीटिंग के अंदर रूपाला जी ने 8 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए कि आप सभी गायों के टीकाकरण कर दो। लेकिन अशोक गहलोत एक ही गीत गाते रहे, एक ही राग अलापते रहे 4 महीना तक कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करो। राष्ट्रीय आपदा के नाम पर गायों को मरने के छोड़ते गए। राष्ट्रीय आपदा में क्या होता है, पैसा ही तो दिया जाता है, पैसा तो दे दिया गया गाय के लिए, लेकिन 4 महीने तक गायों की तरफ इन्होंने नहीं देखा और टीकाकरण नहीं किया, जिसकी वजह से 9 लाख से अधिक मेरे यहाँ के गायें मर गई। ये गायों का पाप इनको कभी माफ नहीं करेगा, इनको ले डूबेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस तरह से राजस्थान को एक जंगल राज, और जिस तरह से इनकी कोई जिम्मेवारियां नहीं है, इस तरह से छोड़ दिया। लेकिन मेरा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निश्चित रूप से आपके साथ खड़े, हर समय आने वाले समय के अंदर आपको इस तरह का एक विश्वास के साथ में कह सकते हैं कि भारत विकसित राष्ट्र भी बनेगा, हमारी देश की सीमाएं भी सुरक्षित होगी। और निश्चित रूप से आज हमारी सीमाएं सुरक्षित है। जो जो वादे मोदी जी ने किए, भारतीय जनता पार्टी ने किए, वो वादे पूरे किए हैं। आपने कहा, आपने सुना होगा कि भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनेगा। ये विपक्ष के लोग हमेशा कहा करते थे कि इनको चुनाव आते तब राम का मंदिर और धारा 370 याद आती है, डेट कब बताएंगे। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कांग्रेसियों को कि भगवान श्री राम का मंदिर भव्य बन रहा है और धारा 370 भी हमेशा के लिए हटाने का काम कर दिया। आज राहुल गांधी यहाँ पर डोल रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं, घूम रहे हैं, यात्रा के अंदर कहते हैं कि हम भारत जोड़ने की यात्रा कर रहे हैं। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि कौन सा तोड़ जोड़ने की बात करो, देश को तो तोड़ा ही तुम्हारे पूर्वजों ने। सच है, बिल्कुल इस देश को तोड़ने का कृत्य किया वो जवाहरलाल जी नेहरू और जिन्ना ने किया। जिन्ना चाहता था कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूं और जवाहरलाल नेहरू चाहता था कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूं। दोनों चाहते थे कि हम प्रधानमंत्री बने। एक देश में तो 2 प्रधानमंत्री बन नहीं सकते, इसलिए उन्होंने मिलकर एक प्लानिंग किया कि इस देश का 2 बंटवारा कर देते हैं, एक मैं वहां प्रधानमंत्री बनूंगा तो दूसरा यहां पर मैं बन जाऊंगा। और इस चाहत के अंदर भारत माता के 2 टुकड़े करने का काम जवाहरलाल जी नेहरू और जिन्ना ने करने का काम किया। आजादी के दीवाने तो चाहते ही नहीं थे कि भारत माता के 2 टुकड़े हो जाए। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मेरे भारत के टुकड़े मेरी लाश के ऊपर होंगे, लेकिन इन लोगों ने महात्मा गांधी जी के जीते जी इस भारत माता के टुकड़े करने का काम कर दिया। वो लोग अभी यात्रा निकाल रहे और कह रहे तिरंगा लेकर हम जम्मू कश्मीर में फहराएंगे। अरे जम्मू कश्मीर में तिरंगा तुम अब क्या फहरा रहे हो? अब तो वहां पर अमन चैन है, अमन शांति है, वहां पर सब शांत हो गया है। उस समय जब विषम परिस्थितियां थी, जब वहां पर कोई भी अगर भारत माता का नाम लेता था तब भी उसके ऊपर गोलियां दाग दी जाती थी। उस समय हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जाकर वहां पर तिरंगा फहराने की बात की। उस समय हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जाकर लाल चौक के ऊपर तिरंगा फहराया है। अब तुम जब सब शांत हैं तब जाकर तिरंगा फहराओ, अच्छी बात है, आप तिरंगा फहराइए। मैं तो कहता हूं कि आपको तिरंगा हाथ में लेने की आदत तो आई, भारत माता की जय बोलने से तुम घबराते थे, कतराते थे, आज भारत माता की जय बोलते हो। यही तो हम चाहते थे, अच्छे दिन की बात करते हो, जब तुम राम का नाम लेते हो तभी हम मान लेते हैं कि अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन तो हमारे आ ही गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन तुम लोगों को हमने जनेऊ धारण करना भी सिखा दिया। कभी जनेऊ को हाथ नहीं देते थे, जनेऊ वालों के पास नहीं जाते थे, अब खुद जनेऊ लेकर घूमते हैं पहने हुए। तो यही तो हम चाहते थे। आज आने वाले वक्त के अंदर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि देश आगे बढ़ेगा, हमारी सीमाएं सुरक्षित है, अब हमें कोई खतरा नहीं है। पाकिस्तान कभी टरपर करता था, कभी भी दंगा अपने यहाँ पर आतंकवादी आकर हमला करके चला जाता था, कभी कोई भी आकर यहाँ पर जिस तरह सीज फायर तोड़ देता था, पाकिस्तान हमला कर देता था, तो भारत की ओर से कार्रवाई होती, उससे पहले कहते थे हम कार्रवाई करेंगे, हम आपका वहां से आतंकवादी आया था उसका हम आपको नाम बताते हैं, उसको पकड़िए। अरे जो आतंकवाद की फैक्ट्री है उसी को कह रहे हैं कि आप गोलियों के बारे में पूछोगे। जो आज पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री बना हुआ है, उसी फैक्ट्री के जाकर कहा जाता है कि आप आतंकवादी का नाम बताइए। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ इसी तक सीमित रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ईंट का जवाब पत्थर से दिया, और जब आवश्यकता पड़ी
तो घर में घुसकर मारा, आवश्यकता पड़ी तो हमने एयर स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, और वो हमारे देश के सैनिकों को छूट दी कि कोई भी आए तो किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, किसी को कोई पूछने की आवश्यकता नहीं है कि किसके ऊपर गोलियां कितनी दागनी है। पहले हमारे देश के सैनिक अगर सीमा पर जाते, कोई आतंकवादी गोली चलाता या सामने से गोली आती तो उनको दिल्ली से परमिशन लेनी पड़ती थी, दिल्ली से पूछना पड़ता था कि गोली कैसे चलाएंगे, गोली चलाएं या नहीं चलाएं, सामने हमने फायर करना है या नहीं करना। इस तरह से दिल्ली से परमिशन मिलती, तब तक हमारे 2-4 सैनिक शहीद हो जाया करते थे। बेचारे 2-4 सैनिक जब शहीद होते तब वो कहते कार्रवाई करो, अरे तब तक तो हमारी भारत माता के लाल यहाँ से दुनिया छोड़कर चले गए। उनको उसके बाद में भी गोलियों का हिसाब देना पड़ता था कि कितनी गोली चली, कितनी टोपियां जमा करवाओ। इन पुलिस वालों से भी इसी तरह का था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया मेरे देश के सैनिकों को कि दुश्मन की सामने से कोई गोली आए तब कोई गोलियां गिनने की आवश्यकता नहीं है, जितने आए उतने उड़ा दो। इस तरह से आज हमारा देश सुरक्षित है। तो गांव के अंदर गरीब कल्याण की योजना भी बन रही है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर हम अपने प्रदेश का वास्तव में विकास चाहते हैं, और हम इस प्रदेश के अंदर जिस तरह से वसुंधरा राजे की पहले सरकार थी, उस समय जिस तरह से गांव के अंदर गौरव पथ बन रहे थे, जिस समय हर हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर कर्मोन्नत की जा रही थी, हर पंचायत के स्कूल के अंदर टीचरों की पूरी व्यवस्था थी, वहीं पर हर स्कूल के हर गांव के अंदर पंचायत भी बनी। उस समय हर गांव के अंदर कॉलेज, जिस तरह से एसडीएम मुख्यालय पे कॉलेज हो या ITI कॉलेज खोलने की बात हो या सड़कों का सुदृढ़ीकरण करने का काम हो, इस तरह से प्रदेश एक तरह से आगे बढ़ रहा था। लेकिन अशोक गहलोत की सरकार और कांग्रेस की सरकार ने इस प्रदेश को गर्त में डालने का काम किया है। पुनः हमारे प्रदेश को उठाना है, गरीब कल्याण की योजना घर घर तक पहुंचे, तो हमें यहाँ पर डबल इंजन की सरकार बनानी है। यहाँ पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थायी सरकार बने, बार बार जीतेगी। ये अंतिम मौका मैं आपको कहना चाहता हूँ। पूरे देश के अंदर मैं देख रहा हूँ कि इनके जिस तरह से पूरे देश के अंदर 1-2 राज्यों के अंदर रह गए, और इसी तरह से अगर भ्रष्टाचार करते गए और इसी तरह से करते गए तो एक समय आएगा जिस समय कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला यहाँ नहीं मिलेगा। और यही स्थिति हमें आने वाले समय में पैदा करनी है और अपने यहाँ पर पुनः भारतीय जनता पार्टी की विकास करवाने वाली सरकार को हमें बनाना है, नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करना है। ऐसा संकल्प लेकर आप सभी यहाँ से प्रस्थान करेंगे। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। एक बार सभी जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद, जय हिंद। अभी कार्यक्रम पूर्ण नहीं हुआ है, अभी जो अपने कार्यकर्ता हैं उन सबका सम्मान होगा। आप